नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस दिनों वक्फ बोर्ड चर्चा में है। और अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि राज्यसभा में इस पर एक वोटिंग हुई कि वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और उसके जो अधिकार हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। और इस पर एक बिल पेश करा गया, एक प्राइवेट मेंबर बिल था, इसे पास करा गया। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होते हैं जब कोई बिल किसी मंत्री के द्वारा न रखकर किसी भी सांसद के द्वारा रखा जाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो इन दिनों वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चा में है। अभी कुछ दिनों पहले भी चर्चा में था जब दिल्ली सरकार की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, एसीबी ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के आरोप में ओखला से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे अमातुल्ला खान को गिरफ्तार किया था। उधर तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी शामिल है। वक्फ की ऐसी ही विवादित गतिविधियों और उसे मिले विशेषाधिकारों को कई लोगों ने गैर संवैधानिक भी माना है और कई लोग अदालत के पास भी पहुंचे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, वह क्या करता है और उसके पास ऐसी वो कौन सी शक्तियां हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के गठन से लेकर उनकी गतिविधियों तक, एक एक बिंदु पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो लगभग 8 लाख एकड़ जमीन पर फैली हैं। अगर सेना से कंपेयर करें तो सेना के पास करीबन 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां लगभग 12 लाख एकड़ में फैली है। अब जो आंकड़ा जानने वाला है वो चौंका देगा कि साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर थीं। मतलब साफ है कि पिछले 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी से ज़्यादा हो गई हैं। अब आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार तो होता नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से जमीन का इतना बड़ा हिस्सा कैसे आया और ये इतनी तेजी से बढ़ता कैसे जा रहा है। तो आइए हम इसी पर बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा। दरअसल वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करता है उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। अवैध मज़ारों और नई नई मस्जिदों की बाढ़ से आ रही है। इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ की नहीं होगी, बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना पड़ेगा। सारे कागज और जो सबूत दिखाने हैं वो अब दावेदार जो है उसको दिखाने हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा और आपको भी पता होगा कि कई परिवारों के पास जमीन के पुख्ता कागज आज भी नहीं है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। अब सुनिए जरा वक्फ बोर्ड के गठन की कहानी। 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से हम लोगों को आज़ादी मिली और भारत के बंटवारे से पाकिस्तान एक नया देश बना। तब जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनों को तो वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई। 1950 में एक समझौता हुआ, नेहरू लियाकत समझौता, जिसमें विस्थापित होने वालों का भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी संपत्तियों पर अधिकार बना रहेगा और वो अपनी संपत्तियां बेच सकेंगे। हालांकि पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते के जो प्रावधान थे उनका क्या असर हुआ किसी से छुपा नहीं है, उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी जमीनें, उनके मकानों और अन्य संपत्तियों पर वहां की सरकार या फिर स्थानीय लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहां से पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्तियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो मालिकों द्वारा साथ लिए जाने या बेच दिए जाने के बाद जो संपत्तियां बच गई हैं उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब इसका एक अपवाद थी एनिमी प्रॉपर्टी, इसका एक एक्सेप्शन है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब उस पर सरकार का अधिकार माना जाएगा। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और यहीं से भारत के
भारत में कुछ इस प्रकार का कुछ एक अलग से कुछ सिस्टम शुरू होता है। दुनिया के किसी भी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है, यह सिर्फ भारत में है और इसे इस्लामी नहीं, इसे धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है जबकि, और इस प्रकार की संस्था है। वर्ष अगर बात करें, ईयर की बात करें, 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में कुछ अमेंडमेंट किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को कुछ अनलिमिटेड पावर्स दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक, वो चाहे पाक हो, मजहबी हो या चैरिटेबल हो, उसको परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब सुनिए, वक्फ एक्ट जो 1995 का आर्टिकल 40 है वो क्या कहता है? वो कहता है यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है और वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। अब देखिए, इसको डिसाइड करने के 3 बेस होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, या फिर दूसरा, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या तीसरा, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ है। ये 3 अहम मुद्दे हैं। बड़ी बात है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड में ही गुहार लगानी होगी और वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप जा सकते हैं तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसको बोलते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल। और इस ट्रिब्यूनल में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो देखा जाए तो उसमें वही लोग होते हैं जो वक्फ बोर्ड में भी होते हैं। ट्रिब्यूनल्स में सभी के सभी मुस्लिम हो, मैक्सिमम ये कोशिश की जाती है। वैसे भी सरकार की कोशिश यही रहती है कि ट्रिब्यूनल का गठन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम सदस्यों के साथ ही हो। वक्फ एक्ट का एक सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकती है। आप समझिए कि देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट में मिला के टोटल 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो होते हैं वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वो अध्यक्ष होते हैं। कहना नहीं होगा कि किसी भी मुसलमान को ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जाता रहा है। मोदी सरकार में पहले मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पर थे और उनके हटने के बाद स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अब वो पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से भी हैं। तो इस तरह से जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है तो कभी कभार गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं। यह कानून में सुनिश्चित किया गया है कि जहां तक बात स्टेट वक्फ बोर्ड की है तो उसके भी सभी जो 7 सदस्य होंगे वो मुस्लिम ही हों। अब वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक MLA, एक MP, एक टाउन प्लानर, एक IAS ऑफिसर, एक स्कॉलर और एक मुतवल्ली होते हैं। वक्फ एक्ट कहता है कि ये सभी के सभी जो मैंने आपको बताए हैं, वकील, विधायक, सांसद, टाउन प्लानर, IAS, एक स्कॉलर, एक मुतवल्ली, ये सभी मुस्लिम्स होंगे। बोर्ड किसी भी जमीन पर यह कह दे कि यह जमीन वक्फ की है तो उसके नोटिस के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, वक्फ ट्रिब्यूनल में गुहार लगानी होगी। सोचिए, जिस वक्फ बोर्ड ने गलत दावा कर दिया हो और उसके खिलाफ शिकायत की सुनवाई भी उसी का एक एक्सटेंडेड इंस्टीट्यूशन कर रहा हो। तो अगर किसी को लगता है कि ट्रिब्यूनल पर तो संदेह नहीं किया जा सकता तो इसी तरह का कानून, इसी तरह का ट्रिब्यूनल गैर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बनाया गया, इस पर भी कई लोग बोलते हैं, मुद्दे उठते हैं। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड किस जमीन पर नोटिस जारी करेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी जहां मर्जी, और उस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता दे और जिसकी जमीन है उसे बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है। वक्फ इसका फायदा उठाकर वसूली भी कर रहा है। कई जगहों पर यह भी आया, उसे जिससे उगाही करनी होती है उसे धमकाता है, उसकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने की धमकी देता है। डर के मारे वह व्यक्ति वक्फ अधिकारियों की जीवजूरी करता है, उनको पैसे देता है, फिर मनमानी शर्त मानने को मजबूर हो जाता है। वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के दुरुपयोग से कई गरीबों का धर्मांतरण भी करवा रहा है। वह आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कई रिपोर्टों में कहा गया है। और जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उससे कहा जाता है कि अगर वह इस्लाम को अपना ले तो उसकी ज़मीन बच जाएगी। उनका दावा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पिछड़े इलाकों में जहां लोग पर्याप्त शिक्षित नहीं है वहां इस तरह का धर्मांतरण भी चलाया जा रहा है। मुझे कंफर्म नहीं पता कि चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा, लेकिन ऐसा कई लोगों ने बोला हुआ है। एक फेमस वकील हैं उपाध्याय,
जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक याचिका भी डाली हुई है। तो उनके जो आंकड़े हैं, उन्होंने उस पर ये बात बोला है कि वक्फ बोर्ड है वो धर्मांतरण का भी एक हथियार तरीका का बन गया है। एक ताजा मामला मैं आपको बताता हूँ कि तमिलनाडु प्रदेश में एक जिला है त्रिची। वहाँ पर एक हिंदू बहुल गांव है तिरुचेंतुरई। तिरुचेंतुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है। अगर देखा जाए तो उस पूरे गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार है, जबकि वहाँ की हिंदू आबादी 95% है। हैरत की बात तो यह है कि वहाँ के मंदिर पर भी वक्फ की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। अब जो वहाँ के गांव वाले, उनका कहना है कि यह मंदिर तो लगभग 1500 वर्ष पुराना है। और तमिलनाडु का यह मामला वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों और उनके दुरुपयोग का शानदार उदाहरण है। अगर मोदी सरकार की बात करें तो उन्होंने भी इसको लेकर काफी सारी उदारताएं दिखाई हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। और यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी उस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। एक तरफ सरकार मंदिरों से पैसे लेती है, दूसरी तरफ वक्फ को अनुदान देती है। सरकार मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करती है, उसके लिए गैर हिंदुओं को भी ट्रस्ट में शामिल करने का प्रोविजन है। यही नहीं, मंदिर परिसर में दुकानें खोलने की इजाजत देना गैर हिंदुओं को भी होती है। लेकिन वक्फ में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जिन लोगों ने, अब ये एजेंडा किस तरह का चल रहा है तो सारा डिसाइड कोर्ट में होगा और पार्लियामेंट करेगी। अब इन्हीं एजेंडों को लेकर तो पार्लियामेंट में बहस हो रही है। जितने भी मैंने मुद्दे डिस्कस किए वो सभी पार्लियामेंट में बहस होने, और एक वकील हैं अश्वनी उपाध्याय ने इन्हीं आपत्तियों को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की है। हालांकि अब उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। और फिलहाल अब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में, और अब इस पर राज्यसभा में डिबेट होगी। उसके बाद अगर बिल राज्यसभा में पास होगा तो फिर ये लोकसभा भेजा जाएगा, और लोकसभा में पास हुआ तो फिर हो सकता है कि वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए और उसकी सभी जमीनों पे जो कब्जा वक्फ बोर्ड ने कर रखा है वो शायद सरकार के नियंत्रण में आ जाए। उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है ये शायद आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। नमस्कार, जय हिंद।